नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे। हम सभी को पता है प्रधानमंत्री देश का संचालन करते हैं, वह राष्ट्र के वास्तविक प्रमुख होते हैं। लेकिन उनकी नियुक्ति कौन करता है? देश की सेना हमारी रक्षा करती है, लेकिन देश की सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारत की संसद के द्वारा देश के लिए कानून और नियम बनाए जाते हैं, लेकिन उन कानूनों को, नियमों को अंतिम मंजूरी किसके द्वारा दी जाती है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए मैं विपिन यादव अड्डा 247 जीएस विजन 360 चैनल के माध्यम से आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और आपके हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। उम्मीद करता हूं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर एक एक करके दूंगा और साथ ही साथ में हम राष्ट्रपति से जुड़े हर एक पॉइंट को विस्तार पूर्वक जानेंगे, समझेंगे, जिससे हमें आगामी आने वाली परीक्षाओं में कोई भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो शुरू करेंगे राष्ट्रपति शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए राष्ट्रपति किस भाग के अंतर्गत पढ़ा जाता है। हमें सर्वप्रथम मालूम होना चाहिए भारतीय संविधान के अंतर्गत कुल 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? कुल 22 भाग। ठीक है, कुल 22 भाग और कुल 395 अनुच्छेद हैं। राइट। भाग 5 के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया जाता है। संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सभी एक एक करके पढ़ते हैं। सर्वप्रथम हम जो स्टार्ट करेंगे वह राष्ट्रपति को स्टार्ट करेंगे। लेकिन भाग 5 की मैंने बात की, लेकिन पीछे के भाग 4 हमें पता होने चाहिए कि भाग 1 के अंतर्गत क्या आ रहा है। देखिए, भाग 1 के अंतर्गत भारत एक संघ, ठीक है। भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता पढ़ते हैं। भाग 3 के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? मूल अधिकार। भाग 4 के अंतर्गत हम डीपीएसपी अर्थात नीति निर्देशक तत्व और भाग 5 के अंतर्गत हम संघ की कार्यपालिका पढ़ते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। अगर हम पीछे के चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं तो पीछे की चीजें हमें रिकॉल करना आवश्यक होता है। तो भाग 5 के अंतर्गत मुख्य रूप से हमें जो पढ़ना होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, भारत का महान्यायवादी, यह सभी हम भाग 5 के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें विस्तार पूर्वक हमें जान लेना अति आवश्यक होता है। हालांकि मैंने आपको बताया भारत का जो राष्ट्रपति होता है राज्य का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि सरकार का प्रमुख कौन होता है, क्या बताएंगे? सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, वहीं राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो भी काम किए जाते हैं वो राष्ट्रपति की मोहर, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ किए जाते हैं। यहीं पर मैं आपको बता दूं, कभी कभी कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, नॉमिनल हेड किसे कहते हैं और रियल हेड किसे कहते हैं। ठीक है, नॉमिनल हेड से तात्पर्य है नाम मात्र का प्रमुख। ये एक संज्ञा दी गई है, अगर कभी एग्जाम में पूछ ले। ठीक है, नॉमिनल हेड भारत के राष्ट्रपति को कहा जाता है, यानी कि प्रेसिडेंट को, यानी कि नाम मात्र का प्रमुख। वहीं अगर मैं रियल हेड की बात करूं तो रियल हेड हमारे क्या कौन होते हैं? यानी कि वास्तविक प्रमुख पीएम, प्राइम मिनिस्टर। ये सारी चीजें हमें जान लेना अति आवश्यक है। हर एक छोटे पॉइंट पर हम विस्तार पूर्वक ध्यान देते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ रही है? आगे देखिएगा। अब पद और योग्यताओं से संबंधित हम चर्चा करेंगे कि पद और योग्यताएं, सर्वप्रथम हमें जान लेना चाहिए कि राष्ट्रपति के पद और योग्यताएं क्या क्या होती हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं पद और योग्यताओं का वर्णन आर्टिकल 52 और 58 के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, हर एक चीज को विस्तार पूर्वक जानेंगे। देखिए, पद, तो पद, राष्ट्रपति का जो पद है वो भारत का प्रथम नागरिक के नाम से जाना जाता है। भारत का प्रथम नागरिक के नाम से राष्ट्रपति का पद जाना जाता है। ठीक है, तो भारत का प्रथम नागरिक होगा, संवैधानिक प्रमुख मैंने बताया, और नाम मात्र की कार्यपालिका, यानी कि इनके हस्ताक्षर के द्वारा भारत की जो भी कामकाज होते हैं वह किए जाते हैं। साथ ही साथ में योग्यताओं की अगर मैं बात करूं, योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए। अब भारत की नागरिकता भी दो प्रकार की होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, जैसे नागरिकता के संबंध में बात करूं, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, लेकिन नागरिकता से तात्पर्य में बात करूं, ठीक है, हर चीज को विस्तार पूर्वक हम जानेंगे, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है। लेकिन नागरिकता होती है, एक तो होती है जन्मजात,
और एक होती है प्राप्त की गई। ठीक है, भारत में दो प्रकार की नागरिकता, एक तो जन्मजात और एक प्राप्त की गई। भारतीय संविधान के अंतर्गत ऐसा प्रावधान है कि भारत का कोई भी व्यक्ति जो जन्मजात भारत का नागरिक है या प्राप्त की गई नागरिकता के आधार पर भारत का नागरिक है, दोनों ही स्थितियों में भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए अर्हता रखता है। ठीक है, वहीं अगर मैं इसका कंपैरिजन अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ करूं तो अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए यह आवश्यक है कि उसे अमेरिका का ही नागरिक होना चाहिए। ये सारी चीजें हमें विस्तार पूर्वक समझ लेनी चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? 35 वर्ष है। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? 35 वर्ष है। वह लाभ का पद न धारण करता हो और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। मतलब लोकसभा का सदस्य हो न हो जरूरी नहीं है, लेकिन लोकसभा का सदस्य बनने की जो भी योग्यताएं वह रखता हो। कोई लाभ का पद धारण न करता हो। लाभ के पद से तात्पर्य है कोई सरकारी सेवाओं के द्वारा कोई भी वेतन भुगतान प्राप्त न कर रहा हो। हालांकि लाभ के पद के अंतर्गत मंत्री, विधायक, इस तरीके के पदों को अपवाद की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें जान लेना अति आवश्यक है। इसके साथ साथ मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो भारत का राष्ट्रपति है वह कई बार नामांकित हो सकता है, कई बार चुना जा सकता है, लेकिन अमेरिका के अंतर्गत ऐसा प्रावधान नहीं है। अमेरिका के अंतर्गत केवल कोई भी व्यक्ति अधिकतम मैक्सिमम कितनी बार चुना जाएगा? मैक्सिमम 2 बार ही वह चुना जा सकता है। अब वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार कार्यकाल कर रहे हैं, इसके बाद वह कभी भी अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बन पाएंगे। इससे पहले बराक ओबामा भी लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे, तीसरी बार वह राष्ट्रपति बनने के लिए योग्य नहीं रहे। ठीक है, तो लेकिन भारत के अंतर्गत ऐसा नहीं है। भारत के अंतर्गत कोई भी कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। अमेरिका में यह प्रावधान केवल 2 ही बार है। इसके अलावा इसके वेतन की बारे में अगर बात करेंगे तो देखिए, वेतन का भुगतान भारतीय संविधान के अंतर्गत लिखा गया है कि वेतन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का वेतन संसद के द्वारा निर्धारित कानून के अंतर्गत किया जाएगा। लेकिन उसमें कहीं भी ऐसा वर्डन नहीं लिखा गया कि वेतन कितना मिलेगा। उसमें साफ साफ लिखा गया है कि संसद जो कानून बनाएगी उस कानून के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का वेतन दिया जाएगा। ठीक है, हाँ, और इसके अलावा यह भी नहीं लिखा गया है कि यह वेतन टैक्स फ्री होगा। ये सारी चीजें कानून के अंतर्गत लिखी गई हैं। तो वर्तमान में भारतीय राष्ट्रपति का जो वेतन है वह 5 लाख रुपए प्रति माह, और ये किसके अंतर्गत लिखा गया? संसद अधिनियम 1951 के तहत टैक्स फ्री है। 5 लाख रुपए का वेतन, अन्य सेवाएं, उसके साथ साथ ये वेतन भी कैसा रहता है? टैक्स फ्री वेतन रहता है। इस पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। ये सारी चीजें हमें जान लेनी आवश्यक है। ठीक है, अब निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति को कौन कौन चुन सकता है? राष्ट्रपति को चुनने की क्या प्रक्रिया है? तो देखिए, सबसे पहले हमें जान लेना आवश्यक होता है कि राष्ट्रपति को केवल और केवल कौन चुन सकता है? निर्वाचित सदस्य ही चुन सकते हैं। ठीक है, निर्वाचित सदस्यों के अंतर्गत कौन कौन शामिल है? संसद के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के लिए वोट नहीं डाल सकते। जो भी मनोनीत सदस्य किए जाते हैं उनका राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी योगदान नहीं रहता है। एक बात पुनः याद दिला रहा हूं मैं कि इसमें केवल और केवल निर्वाचित सदस्यों का ही योगदान रहता है। तो लोकसभा और राज्यसभा के अंतर्गत निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के कितने सदस्य? जो लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के 233। ठीक है, टोटल कितने होते हैं? 245। 12 नॉमिनेट किए जाते हैं, है ना। इसके अलावा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जो भी जितने भी राज्य हैं उन राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। विधान परिषद के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं, केवल विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। इसके अलावा जितने भी यूटी हैं, ठीक है, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं और जहाँ विधानसभाएं हैं उनके भी निर्वाचित सदस्य इसमें सहभागिता करते हैं। उसमें एक दिल्ली आ जाएगा, एक पुडुचेरी आ जाएगा और एक जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, दिल्ली, पुडुचेरी तथा जम्मू कश्मीर की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसमें अपना योगदान देते हैं। ठीक है, कौन कौन शामिल नहीं है? मैंने आपको बताया संसद के मनोनीत सदस्य और विधान परिषदों के सदस्य ये शामिल नहीं है। हर एक चीज को हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती दी जा सकती है, लेकिन कहां चुनौती दी जाएगी? सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत इसे चुनौती दी जा सकती है।
सारी चीजें विस्तार पूर्वक समझ रहे हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, मतों का गणित, वोट का मूल्य कैसे तय किया जाता है। इन्हें जो मत दिया जाता है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए राष्ट्रपति का चुनाव एकल मत संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर किया जाता है, एकल मत संक्रमणीय पद्धति, और जो अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक पद्धति के आधार पर किया जाता है, ठीक है। कैसे किया जाता है, आनुपातिक पद्धति के आधार पर, अप्रत्यक्ष रूप से एकल मत संक्रमणीय पद्धति के आधार पर किया जाता है। इसमें कौन कौन शामिल होता है मैं बता ही चुका हूं, ठीक है। यानी कि जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं, वह हमें क्या करते हैं, हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप से हमारा प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं, विधानसभाओं, लोकसभाओं, राज्यसभाओं के सदस्य, ठीक है। अब हर एक सदस्य का, एमएलए का अपना एक मूल्य होगा, एमपी का अपना एक मूल्य होगा, लेकिन हर एक राज्य के एमएलए के अलग अलग मूल्य होते हैं। उनका निर्धारण कैसे करते हैं, देखिए। एमएलए के मत का मूल्य की अगर मैं बात करूं 2026 की जनगणना तक, 2026 की जनगणना के बाद यह प्रावधान बदलेगा, लेकिन अभी वर्तमान में 2026 की जनगणना तक जो फॉर्मूला है वो क्या है, जैसे यूपी की कुल जनसंख्या 1971 तक जो भी किसी राज्य की कुल जनसंख्या थी, अपॉन क्या कर देंगे, उस राज्य में निर्वाचित एमएलए की संख्या, जैसे, ठीक है ना, डिवाइड क्या करते हैं 1000। तो वहां से हमें एमएलए के मत की वैल्यू पता चलती है। जैसे मैं एग्जांपल के द्वारा बताऊंगा आपको, सपोज दैट यूपी में, ठीक है, यूपी की कुल जनसंख्या में एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, यूपी में कुल कितनी संख्या है, सपोज दैट मैंने मान लिया 1500 तो मैंने मान लिया 1,50,000 जनसंख्या फॉर एग्जांपल। हमें पता है वहां विधानसभा की सीटें कितनी है, 403, डिवाइड कितने का करना है, 1000। इस तरीके से जो भी वैल्यू आएगी वो एमएलए की मत की, एक एमएलए के मत की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। वहीं अगर एमपी के मत की हमें वैल्यू निकालनी है तो एमपी के मत की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, देखिए सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य, हर राज्य के विधायकों के अलग अलग वैल्यू होंगी। तो सभी राज्यों के विधायकों के जो भी मत आ रहे हैं उनको ऐड कर लेंगे, अपॉन क्या कर देंगे, संसद के जो निर्वाचित सदस्य हैं, लोकसभा राज्यसभा के, उसका डिवाइड कर देंगे, और जो भी वैल्यू आएगी वो एमपी के मत की वैल्यू बन जाएगी। यहां तक मैं समझता हूँ सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। इन्हें विस्तार पूर्वक उदाहरणों के माध्यम से आगे आने वाली कक्षाओं में समझेंगे, ठीक है। अब यह निर्वाचित कोटा कितना होता है, ठीक है, यह निर्वाचित कोटा जैसे कुल मत, सपोज दैट कुल मतों की संख्या है, कुल और वैध मतों की संख्या है, सपोज दैट 500 है, कुल वैध मतों की संख्या 500 है, ठीक है। अब 500 का 50% कितना होगा, 250 होगा। तो जो निर्वाचित कोटा जो भी राष्ट्रपति 250 + 1 प्राप्त करेगा, 250 + 1 प्राप्त करेगा, उसे विजयी घोषित किया जाएगा। अर्थात वैध जो मतों की वैल्यू है उसका वैध मतों की वैल्यू के आधे में अगर 1 जोड़ देंगे तो वहां पर उससे क्या मिल जाएगा, एक मतदान का कोटा मिल जाएगा और वह जीत जाएगा, ठीक है। यहां तक चीजें समझ में आ रही होंगी। अब देखिए चुनाव प्रक्रिया किस तरीके से की जाती है। सबसे पहले तो मैंने बताया चुनाव प्रक्रिया क्या होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है और एकल संक्रमणीय मत। एकल का मतलब क्या होता है, एक, एकल से तात्पर्य हमारा क्या है, एक, संक्रमणीय का मतलब ट्रांसफरेबल, यानी एक का वोट दूसरे को ट्रांसफर किया जा सकता है। अब इसे मैं एक एग्जांपल के द्वारा बताना चाहता हूं। जैसे सपोज दैट 4 उम्मीदवार खड़े हुए हैं चुनाव में, कितने, 4 उम्मीदवार चुनाव में खड़े हुए हैं। अब कोई एक व्यक्ति उन 4 उम्मीदवारों को वोट देने आएगा, ठीक है। तो कोई एक व्यक्ति उन 4 उम्मीदवारों को वोट देने आएगा तो उसमें लिखेगा कि पहले नंबर पर ए है, दूसरे नंबर की वरीयता सूची में सी को रख रहा हूं, तीसरे नंबर की वरीयता सूची में डी को रख रहा हूं, चौथे नंबर की वरीयता सूची में बी को रख रहा हूं। ये यहां एग्जांपल दिया गया। देखिए बैलेट पेपर होता है, ठीक है। अब बैलेट पेपर के द्वारा हम देखेंगे, देखिए बैलेट पेपर होगा और उसमें लिखना होगा कि एक ए को आप प्रथम नंबर की वरीयता दे रहे हैं या द्वितीय नंबर की दे रहे हैं, बी को उसने द्वितीय नंबर की दी है, सी को तृतीय नंबर की दी है, डी को चतुर्थ नंबर की दी है, ठीक है। अब इसमें सभी के मतों की वैल्यू देखी जाएगी कि किसने, मतलब पहले नंबर की मतदाता जो पहला नंबर किस किसने ए को दिया है, पहला नंबर किस किसने बी को दिया है,
पहला नंबर किस किसने सी को दिया है, पहला नंबर किस किसने डी को दिया है। जिसे सर्वाधिक एक नंबर के वोट मिलेंगे, ठीक है ना, और वह 50% +1 का कोटा प्राप्त कर जाएगा तो वो जीत जाएगा। लेकिन अगर नहीं कर पाता है, ठीक है, तो उस स्थिति में जो बी वाला है या सी वाला है उसके वोटों का ट्रांसफर ए को कर दिया जाएगा। धीमे धीमे समझेंगे, ठीक है। देखिए यहां इस पद्धति में जिसे सबसे कम वोट मिलते हैं उसे उस रेस से बाहर कर दिया जाता है। आगे देखिए, अब प्रथम वरीयता मतों की गणना, यदि किसी को कोटा 50% +1 नहीं मिलता तो प्रक्रिया आगे चलती रहती है। चरण 3 संक्रमण। संक्रमण का मतलब क्या है कि अब जब पहले चरण में अगर किसी को 50% +1 वोट नहीं मिले तो यह प्रक्रिया आगे चलेगी और वोटों का ट्रांसफर होना स्टार्ट होगा, ठीक है। अब मैंने बताया कि बी को सबसे कम वोट मिले तो बी को हटा दिया जाएगा। सबसे कम मत किसे प्राप्त हुए, अगर बी को हुए तो बी को हटा देंगे। अब रेस बी के जो 100 मत मिले, जैसे बी को किसी ने 1 नंबर पर दिए होंगे, दूसरे नंबर पर किसी व्यक्ति ने बी को 1 नंबर पर रखा हुआ, उस व्यक्ति ने बी के अलावा किसी और व्यक्ति को दूसरे नंबर पर भी रखा हुआ, ठीक है। तो जिस व्यक्ति ने बी को 1 नंबर पर रखा था उसकी द्वितीय नंबर के व्यक्ति को उसके वोट ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। तो बी के 100 मतों को दूसरी वरीयता के आधार पर अन्य उम्मीदवारों ए सी डी में स्थानांतरित कर दिया जाता है, ठीक है। अंतिम चरण, स्थानांतरित मतों को जोड़ने के बाद प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक कोई उम्मीदवार अपना कोटा प्राप्त नहीं कर लेता है, ठीक है। तो ये एकमात्र चुनाव जहां द्वितीय चक्र की मतगणना हुई थी और वह द्वितीय चक्र की मतगणना में कौन जीते थे, वीवी गिरी। एकमात्र द्वितीय चक्र की मतगणना अभी तक हुई है जिसमें जीत किसे मिली थी, वीवी गिरी को मिली थी। वरना एक ही चक्र की मतगणना में हमारे भारत के राष्ट्रपति चुनाव जीत लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा महाभियोग आर्टिकल 61 के अंतर्गत लेके आया जाता है। राष्ट्रपति के लिए महाभियोग की जो प्रक्रिया है आर्टिकल 61 के अंतर्गत चलाई जाती है, ठीक है। संविधान का उल्लंघन यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। आधार क्या होगा, अगर संविधान का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं उस स्थिति में महाभियोग चलाया जाता है, ठीक है। हालांकि इसके अंतर्गत इसमें संसद के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं लेकिन विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ये बात याद रखनी है। इसमें किसमें संविधान के उल्लंघन के पश्चात महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के जो मनोनीत सदस्य होंगे वो भाग लेंगे लेकिन विधानसभा के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखिए, प्रस्ताव किसी भी सदन में, चाहे तो राज्यसभा में या लोकसभा में, 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ उपस्थित होना चाहिए, ठीक है। किसी भी, चाहे राज्यसभा में लेके आ सकते हैं चाहे लोकसभा में, 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ वह उसमें प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तत्पश्चात नोटिस भेजा जाता है राष्ट्रपति को, 14 दिन का पूर्व नोटिस भेजा जाता है, ठीक है, कि आपके खिलाफ इस तरीके की प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है, ठीक है। पहला सदन कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित करेगा। जिस सदस्य में पारित हुआ मतलब प्रस्ताव लाया गया उसमें 2/3 बहुमत के साथ उसे पारित किया जाएगा। तत्पश्चात दूसरे सदन में आरोपों की जांच होगी और 2/3 बहुमत से उसे पुनः पारित किया जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। पद की रिक्ति और कार्यवाहक राष्ट्रपति, पद की रिक्ति होने पर क्या होगा, देखिए सबसे पहले कौन, राष्ट्रपति। अब पद की रिक्ति किन किन आधार पर हो सकती है, एक तो मैंने बताया महाभियोग की प्रक्रिया के आधार पर, ठीक है, मृत्यु हो जाए, त्याग पत्र दे दें या महाभियोग, इन 3 स्थितियों में पद की रिक्ति हो सकती है। और राष्ट्रपति का पद एक ऐसा पद है कि वहां पर किसी न किसी को बैठना आवश्यक है क्योंकि उसी के नाम के द्वारा, उसी के काम के द्वारा, उसी के हस्ताक्षर के द्वारा भारत का हर काम किया जाता है, ठीक है। 6 माह के अंदर नया चुनाव अनिवार्य है, ठीक है। जैसे ही उसकी पद रिक्त हुआ उसके 6 माह के अंतर्गत नया चुनाव अनिवार्य है, लेकिन तब तक कोई न कोई कार्यभार राष्ट्रपति के रूप में उस पर रहता है, ठीक है। राष्ट्रपति यदि अनुपस्थित है तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति यह पद धारण करता है। यह भी अनुपस्थित है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये भी अनुपस्थित है तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम जज, ठीक है। अब जब ये राष्ट्रपति के पद के रूप में बैठते हैं तो उन्हें वही सारी सेवाएं, वही सारी चीजें मिलती हैं जो राष्ट्रपति को धारण कराई जाती हैं, ठीक। कार्यभार राष्ट्रपति को वेतन और भत्ते राष्ट्रपति के समान ही मिलते हैं, ये बात हमें जान लेनी चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश कब राष्ट्रपति के रूप में बैठे थे,
तो 1969 में कौन? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये चीजें हमें फैक्ट याद रखनी है। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए राष्ट्रपति की शक्तियां प्रशासनिक और सैन्य, ये मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति काम करता है। मंत्रिपरिषद की सलाह ही राष्ट्रपति का काम होती है। मंत्रिपरिषद जो सलाह देती है उसी को राष्ट्रपति के द्वारा आगे बताया जाता है। ठीक है, ये चीजें। और आर्टिकल 74(1) राष्ट्रपति हमेशा मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करेगा। ठीक है, इसमें प्रशासनिक शक्तियां आर्टिकल 53, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नियुक्त होती है। यानी संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है, एग्जीक्यूटिव पावर है, वो राष्ट्रपति में नियुक्त होती है। राष्ट्रपति के नाम से ही वह की जाती है। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, आर्टिकल 53 के अंतर्गत। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, कैग अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये सारी चीजें हमें जान लेना आवश्यक है। सैन्य और कूटनीतिक शक्तियों के अंतर्गत मैं बात करूं, सशस्त्र बलों का कमांडर मैं पहले बता चुका हूं, कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, क्योंकि वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। तो सर्वोच्च सेना का सर्वोच्च कमांडर भी राष्ट्रपति ही होता है। युद्ध और शांति की घोषणा कर सकता है कभी भी, लेकिन कब? मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ठीक है, आपातकाल की स्थिति की घोषणा कर सकता है, लेकिन कब? मंत्रिपरिषद की सलाह पर। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले चर्चा थी कि आपातकाल, फाइनेंशियल आपातकाल लगाया जा सकता है, लेकिन अगर वो लगता भी तो किसकी सलाह पर लगता? मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही लगाया जाता। अंतरराष्ट्रीय संधियां राष्ट्रपति के नाम पर ही की जाती हैं। ये सारी चीजें हमें जान लेना आवश्यक है। ठीक है, अब विधायी शक्तियां और अध्यादेश। विधायी शक्तियां आर्टिकल 79 के अंतर्गत वर्णन किया गया है, अध्यादेश आर्टिकल 123 के अंतर्गत वर्णन किया गया है। ठीक है, लेकिन इससे आगे की कक्षाएं हम आपको आगे आने वाली क्लासों में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।